Hello, students of Sacred Heart School. Welcome to the YouTube channel of Sacred Heart School. Let's talk about the Civics chapter first, power sharing. In the previous class, we have already discussed about the conditions of two countries, Sri Lanka and Belgium, and we have analyzed on the basis of the conditions of these two countries how power sharing is important. On this basis, we have also analyzed if a country's government is not sharing power in democracy, then the country cannot be live peacefully. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल था श्रीलंका का, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल था हमारे पास बेल्जियम का. तो बेल्जियम और श्रीलंका में दोनों में हमने कंपैरिजन किया था कि दोनों में ही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स थे, दोनों में ही सिविल वॉर की कंडीशन थी, दोनों में ही जो चेंजेस थे लैंग्वेज के बेस पर डिफरेंट चेंजेस आए थे, और दोनों कंट्रीज में से एक ने अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए एक कंट्री की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी श्रीलंका की पर्टिकुलर कम्युनिटी सिंहलाज ने अपने आप को सुपीरियर रखने के लिए क्या किया कि डिफरेंट चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसकी वजह से जो तमिल पीपल्स थे वो तमिल पीपल्स क्या हुआ अपने आप को अलाइनेटेड फील करने लगे. वहीं दूसरी तरफ आपने बेल्जियम का कंडीशन देखी तो बेल्जियम में क्या हुआ कि बेल्जियम के सारे पीपल्स मिलकर सबने इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया. तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हर किसी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया. उसके कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के लोगों ने 4 टाइम चेंजेस किए. सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को डिसाइड किया गया. उसके बाद जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट में दोनों के मिनिस्टर्स इक्वल हुए. ब्रसेल्स जहाँ पे कंडीशन क्या थी कि 40-80% फ्रेंच थे और 20% ही डच थे, तो ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई. इस तरह से उन्होंने सबको इक्वल राइट्स देकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया. तो हमें बेल्जियम एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉडल मिलता है जिसे हम बेल्जियम मॉडल कहते हैं. जिस तरह से बेल्जियम ने अपने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स लैंग्वेज या फिर किसी कम्युनिटी के बेस पे आने वाला थे, जिसको बेल्जियम ने ख़त्म किया, उस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया. तो ये बेल्जियम का जो मॉडल है ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है. और इसी बेल्जियम को ही बेस बनाकर हम ये क्वेश्चन उठाते हैं या क्वेश्चन करते हैं कि पावर शेयरिंग इतनी ज़रूरी क्यों है, और क्यों का आंसर हमें क्या मिलता है बेल्जियम से मिलता है. उस क्यों का आंसर हमें कहाँ से मिलता है श्रीलंका से मिलता है. कि अगर पावर शेयरिंग नहीं हम करेंगे अपने पीपल्स में तो उसका रिजल्ट जो मिलेगा हमें श्रीलंका जैसी कंट्री सामने देखने को मिलेंगे. और अगर हम पावर शेयरिंग करते हैं, सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जिसका जो हमें एग्जाम्पल मिलेगा, दूसरा एग्जाम्पल जो पॉजिटिव जिसका इफेक्ट होगा वो बेल्जियम का मिलेगा. तो आप जब बुक ओपन करोगे तो आपके सामने है नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयरिंग इतना ज़रूरी क्यों है. तो पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, तो यहाँ पे डिफरेंट रीजंस के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है. तो एक बेस तो आप जब बुक ओपन करोगे तो एक बेस तो ये है कि हम क्या कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग की वजह से अगर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स में हमने पावर शेयर कर दिए तो जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं रिलीजन के बेस पे या लैंग्वेज के बेस पे या कम्युनिटी के बेस पे, या जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं. और जब कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली वायलेंस खत्म हो जाएगा, बिकॉज these conflicts leads to the violence in a society. और जब वायलेंस होगा, if violence occurs then political instability will appear. अगर ये खत्म होता है, वायलेंस खत्म होता है, वायलेंस अगर होता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपीयर होती है. तो अगर कोई भी कम्युनिटी, इफ एनी ऑफ द कम्युनिटी हु इज इन मेजॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया में हिंदू कम्युनिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी है. इफ एनी ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी इम्पोजिंग द विल ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटी,
अगर कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी विल को, अपने डिजायर्स को माइनॉरिटी कम्युनिटी पे इम्पोज करती है, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो हमें ऐसा में लगता है कि अट्रैक्टिव है, हम सुपीरियर हो गए मेजॉरिटी में। बट अगर हम इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट देखेंगे तो ये हमारी नेशन की यूनिटी को अंडरमाइन करता है, हमारी नेशन की यूनिटी के लिए प्रॉब्लम है। और इवन कभी कभी ऐसा होता है कि यही हमारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटीज क्या करती हैं इस कंडीशन में, एक टायरेनी, एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर देती हैं। और ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही ऑपरेसिव नहीं होती हैं, बल्कि वो मेजॉरिटी के लिए भी ऑपरेसिव होती हैं। तो ऐसे रीजंस जिन रीजंस के बेस पे हम क्या करते हैं, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वायलेंस को रिड्यूस करते हैं। उन वायलेंस के बेस पर हम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को रोकते हैं। तो ऐसे रीजंस, जिन रीजंस के बेस पे हम पावर शेयरिंग डिजायरेबल है वो हमारे लिए, वो पहला रीजन क्या है, प्रूडेंशियल रीजन, यानी कि अपनी मेंटेलिटी के बेस पे, अपने विवेक के बेस पे, अपनी बुद्धि के बेस पे हमने पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया कि अडॉप्ट करने से क्या फायदा होगा। तो हमारी बुद्धि के बेस पे, हमारे विवेक के बेस पे क्या रीजन है, वो क्या कहलाता है, वो प्रूडेंशियल रीजन। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस, कंप्लीटली ये बेस है कि अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो हम क्या गेन करेंगे और क्या लॉस होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, तो मैंने आपको बताया कि अगर हम इस बेस पे पावर शेयरिंग करते हैं तो ये हमारी सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसे रिड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट, इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, वी ऑल्सो अवॉइड द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। और अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं तो उससे फायदा क्या होगा, बिकॉज वाई वी आर अवॉइडिंग द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी विद इन द कंट्री और टेरिटरी। उसके बाद क्या होता है, इसी रीजन के बेस पे हमने क्या किया कि जो हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हमने क्या किया है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रखा है, ताकि हम एक वीकर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है, जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है, उसे भी हम क्या करें, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे सकें, उसे भी हम पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर जॉब्स में हम उन्हें रिप्रेजेंटेशन दे सकें, ताकि उन्हें ये फील ना हो कि वो अलाइनेटेड है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जैसे श्रीलंका में हुआ था तमिल्स के साथ। तो हमने क्या किया, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में क्या हुआ कि हमारे इंडिया की यूनिटी मेंटेन है। दूसरा पॉइंट है कि हमने पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। दूसरा पॉइंट क्या है, मोरल रीजंस और मोरल बेस्ड। तो मोरालिटी के बेस पे हमने कुछ इसको अडॉप्ट किया है। 2 पॉइंट्स हैं, किन पॉइंट्स के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। पहला आपको प्रूडेंशियल रीजन समझ आ गया, दूसरा मोरल रीजन कि हमारी जो मोरल कंसिडरेशन अंदर से भी हमारा दिल कहता है कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, तो इस बेस पे हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एक तो गेन एंड लॉस के बेस पे, दूसरा मोरालिटी के बेस पे। हमारी मोरालिटी भी होती है कि नहीं किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो वो मोरल रीजन भी क्या करता है, उसकी वजह से पावर शेयरिंग हमने अडॉप्ट की है। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि ये मोरल कंसिडरेशन के बेस पे ये सारी चीज़ आप बुक में लिख, अपनी नोटबुक में बना लेना। उसके बाद इस मोरल रीजन को क्या कहा जाता है, द मोरल रीजन ऑफ अडॉप्टिंग पावर शेयरिंग इज नोन एज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इसे हम स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रू गवर्नमेंट क्या होगी, अगर हम एक गवर्नमेंट चूज करते हैं तो उस गवर्नमेंट का काम क्या होगा, दिस गवर्नमेंट विल शेप द ओपिनियंस ऑफ पीपुल। गवर्नमेंट क्या करेगी, पीपुल्स जैसा चाहते हैं, पीपुल्स के अकॉर्डिंग वैसा ही करेगी, पीपुल जैसा चाहते हैं वैसे करेगी। तो ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगा कि वो पीपुल्स की विश को पीपल जैसा चाहते हैं वैसा करने की कोशिश करेगी। और अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो उस कंडीशन में पीपुल्स कैन फॉर्म द एसोसिएशंस टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्योंकि पीपुल्स के पास, वहाँ के लोगों के पास, सिटीजन्स के पास ये पावर होती है, ये पावर होगी कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं गवर्नमेंट को पॉलिसीज को हम क्रिटिसाइज करें तो गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक हो जाए और हमें पनिश करे।
तो अगर इस चीज तरह की चीजें होती हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और गवर्नमेंट तो उसके एक्शन में हमें पनिश करती है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी का बेस माना जाता है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, वो तो है ही नहीं, कंप्लीटली खत्म हो गया। और वैसे ही जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं, तो जब हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म के बेस पे गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज को रीथिंक करने का मौका मिलता है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को रीथिंक करती है। तो ये आपका प्रूडेंशियल रीजन है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि आप अपनी सराउंडिंग में देख लो, बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, बहुत सारी न्यूज़ आपको ऐसी आती हैं कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया से हट के अगर आप दूसरी मीडिया चैनल्स को देखते हो, जब वो किसी स्टोरी को कवर करते हैं या मीडिया रिपोर्ट्स को कवर करते हैं, तो उन जर्नलिस्टों को क्या किया जाता है, उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर FIR करा दी जाती है। जैसे हाल फिलहाल में अभी देवरिया में हुआ था कि देवरिया में हुआ था कि किसी एक स्कूल में बहुत वर्स्ट कंडीशन का खाना दिया जा रहा था। अब वर्स्ट कंडीशन का खाना तो दिया जा रहा था, अब उसमें क्या किया कि किसी एक जर्नलिस्ट ने, कोई लोकल जर्नलिस्ट था वहां तक का, उसने उसको रिपोर्ट कर दिया। तो उसने उसको रिपोर्ट किया, तो रिपोर्ट करने के बेस पे जैसे उसने रिपोर्ट किया, FIR उसके ऊपर हो जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और ये कहकर उसको एलिगेशन लगाया जाता है कि इसने गवर्नमेंट को डिफेम किया। तो अब आप सोचिए कि क्या वो गवर्नमेंट को डिफेम कर रहा है अगर गवर्नमेंट की रियल बातों को बता रहा है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि हम डेमोक्रेसी में नहीं जी रहे हैं। तो ये आपके दो रीजंस हैं कि जिन रीजंस के बेस पे हम पहला क्या कहेंगे, प्रूडेंशियल रीजन, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, पावर शेयरिंग को डिजायरेबल लेते हैं। दूसरा आपका क्या, मोरल रीजन, जिसके बेस पे हम पावर शेयरिंग को डिजायरेबल मानते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आउटकम्स ऑफ मोरल रीजंस एंड आउटकम्स ऑफ प्रूडेंशियल रीजंस are the very powerful and valuable for the power sharing. क्लियर? ये क्लियर हो गया आपका कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आते हैं। ये तो आपका हो गया एक पॉइंट कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब क्या है कि ये जो पावर शेयर होती है एक कंट्री में, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में ही पावर शेयर करती है। पावर शेयर करने के और भी बहुत से तरीके हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कि जो एक कंट्री के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो पावर शेयर्स हो रही हैं, एक गवर्नमेंट जो अपने पावर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर रही है, डिफरेंट ग्रुप्स के ओपिनियंस पे काम कर रही है, पब्लिक ओपिनियन पे काम कर रही है, वो आर्टिक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। चाइना और सऊदी अरबिया जैसे कि जैसे मन करे वैसे काम करे, वैसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पावर्स को शेयर कर रखा है। इंडिया में कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन एक सिंगल डिसीजन नहीं ले सकता हमारे पीपुल्स के लिए या गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट इवन कि प्राइम मिनिस्टर को भी अगर डिसीजन लेना है तो उन्हें बाकी और सारे लोगों को, जैसे मिनिस्टर्स और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो उन सबको मिलाकर प्रेसिडेंट, तब जाकर कोई एक डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये एक डेमोक्रेसी का फॉर्म होता है। और अगर कोई पर्सन सिंगल या इंडिविजुअली डिसीजन ले रहा है तो इसका मतलब वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सिंपली वो ऑटोक्रेटिक है। तो हमारे जो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग है, आप देखोगे कि जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स अमंग द पीपल। If political powers are undivided, then we can say there is no democracy. Clear? अब आप देखोगे कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं आजकल न्यू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर adopting the forms of power sharing because if they are not adopting the power sharing, then the decision will go in the hand of an individual or single person. तो डिसीजन क्या होगा, सिंगल पर्सन या किसी इंडिविजुअल में चला जाएगा। इस वजह से वो क्या करते हैं, पावर शेयरिंग मेंशन करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बेस पे देखते हैं तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टू इम्पॉर्टेंट इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अब आ जाते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज पे।
कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में जितनी भी न्यू कंट्रीज है, मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज आर अडॉप्टिंग द डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर्स डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे हम इंडिया के एग्जांपल लेते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आप उसको पूरा लिख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, these are the three important organs of government। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हम क्या कह रहे हैं। लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि जो लॉ बनाता है पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि जो उसे इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी का मतलब क्या है कि वो ये डिसाइड करता है कि ये जो लॉ बनाया गया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में देखोगे तो ये जो गवर्नमेंट का पावर है ये कैसे है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड है। ये गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट अकेले काम नहीं करती, इस गवर्नमेंट के इस काम में यहाँ पे लेजिस्लेचर भी आ गया, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी आ गया, एग्जीक्यूटिव भी आ गया, और यहाँ पे लेजिस्लेचर भी आ गया, एग्जीक्यूटिव भी आ गया, और यहाँ पे जुडिशरी भी आ गई, जुडिशरी। These are the horizontal distribution of powers of government। अब आप देखोगे ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं, thrice are independent and all the organs of the government have their own jurisdictions। सभी के अपने jurisdictions हैं और कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। क्या जो जज का काम कोई एक मिनिस्टर बैठ के कर सकता है? जज की चेयर पे मिनिस्टर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। पार्लियामेंट में क्या कोई भी आम आदमी जाके बैठ जाएगा? नहीं, क्योंकि यही एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, लेजिस्लेचर में आते हैं। तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम उसे इम्प्लीमेंट करना। तो आप देखोगे कि आपने लास्ट ईयर की क्लास में पढ़ा होगा कि जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कैसे पावर्स एक्सरसाइज करती है, और उसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज कैसे रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के काम क्या होते हैं। अब ये तीनों क्या करती हैं, ये तीनों क्या करती हैं, ये एग्जीक्यूटिव कहाँ जाता है, लेजिस्लेचर में लॉज बनाता है, और यही लेजिस्लेचर क्या करती है, इन एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल में रखती है। यही लेजिस्लेचर क्या करती है, यही पार्लियामेंट क्या करती है, ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इन्हें कंट्रोल में रखती है। ये अपने अनलिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर अगर अपने पावर्स को अनलिमिटेड एक्सरसाइज करता है तो वो क्या करता है, लेजिस्लेचर क्या करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है। बिकॉज दिस मिनिस्टर्स और दिस एग्जीक्यूटिव्स आर अकाउंटेबल इन द लेजिस्लेचर। अब देखो, अब ये तो एक पॉइंट हो गया। अब जो जजेस होते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जजेस का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जजेस का क्या कर रहा है, अपॉइंटमेंट कर रहा है। और अपॉइंटमेंट करने के बाद यही जजेस क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है या गलत है, गवर्नमेंट काम सही कर रही है या गलत कर रही है, इसे जस्टिफाई करते हैं। इट मीन्स थ्राइस आर चेकिंग टू ईच अदर बट थ्राइस कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द वर्क्स ऑफ ईच अदर। इट मीन्स थ्राइस आर इंडिपेंडेंट, thrice are checked by one another. Only because of this we can see this system is known as check and balance system. Check and balance system. तो इसका मतलब यह है कि इस चेक एंड बैलेंस सिस्टम में एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गन्स, एनी ऑफ द ऑर्गन्स कैन नॉट बी ऑटोक्रेटिक। क्लियर? तो इस पूरे सिस्टम को चेक एंड बैलेंस कहते हैं। इसको आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि चेक एंड बैलेंस सिस्टम एग्जाम में आता है और इंडिया आपके पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चेक एंड बैलेंस को क्या करने का, एक्सप्लेन करने का। दूसरा, पावर शेयरिंग कैसे डिवाइडेड है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये तो पहला पावर शेयरिंग का फॉर्म हो गया।
दूसरा फॉर्म क्या है, एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। क्लियर? वो तो आपका मैंने जो बताया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। अब आप देखोगे कि एक पूरी कंट्री के लिए आप अगर जनरल व्यू में देखोगे, कॉमन व्यू में देखोगे आप, तो पूरी कंट्री के लिए आपको एक गवर्नमेंट मिलती है, अ गवर्नमेंट फॉर होल कंट्री। इसका मतलब ये कि अ गवर्नमेंट और सिंगल गवर्नमेंट। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपको क्या मिलेगी, सिंगल गवर्नमेंट मिलेगी नॉर्मली। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन कंट्रीज में रीजनल या प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट भी मिलेगी, जैसे इंडिया। तो जरूरी नहीं है कि जिस टाइप की गवर्नमेंट हमारे यहाँ है वैसे ही गवर्नमेंट हर एक डेमोक्रेसी में हो। समझ आया? ये तो क्लियर है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, 2 लेवल की गवर्नमेंट है। तो एक तो जो पूरी कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल की गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल या रीजनल लेवल की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं जनरली अपनी इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट। ये 2 फॉर्म है हमारे यहाँ गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जब हम कहते हैं तो इस पूरे सिस्टम में हम क्या कहते हैं, ये क्या ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम पूरे वर्ल्ड के हर एक कंट्रीज में या हर एक डेमोक्रेसी में ऐसे फॉलो किया जाता है? नहीं, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉट फॉलोड बाय द ऑल कंट्रीज। क्यों नहीं फॉलो किया जाता? कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे हमारी कंट्रीज की, हमारी कंट्रीज में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई ओनली बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑफ वर्क एंड ओनली बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, ओनली बिकॉज ऑफ द फॉर द मेंटेनिंग ऑफ आवर कंट्रीज यूनिटी एंड टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट वी हैव शेयर्ड द पावर्स फ्रॉम यूनियन टू स्टेट गवर्नमेंट। समझा? तो हमने ये क्यों किया? जैसे हमने जैसे आपको याद होगा बेल्जियम में श्रीलंका ने क्या किया था, स्टेट्स को पावर नहीं दिया, एक गवर्नमेंट रखी, उसका रिजल्ट क्या निकला, आज भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा। हमारे इंडिया ने बेल्जियम वाला पैटर्न अपनाया, स्टेट्स को क्या किया, स्टेट्स को भी इंडिपेंडेंसी दे दी। तो क्या किया गया, जब स्टेट्स को इंडिपेंडेंसी दे दी गई तो स्टेट भी क्या करने लगे, हमारे लिए काम करने लगे। स्टेट भी हमारे लिए, हमारे अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करने लगे। और इसी सेंट्रल गवर्नमेंट में आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी आ गया। म्यूनिसिपैलिटी के बाद क्या हुआ, लोअर लेवल की गवर्नमेंट आ गई। जैसे लोअर लेवल की गवर्नमेंट आ गई, पंचायत लेवल की गवर्नमेंट आ गई, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत लेवल की गवर्नमेंट आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा जो सिस्टम है आपका क्या कहलाए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, बहुत डीपली पढ़ना है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, ये याद रखना। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर हम ये कहते हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, याद रखना, डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। समझ आया? अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। क्लियर? ये आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, याद रखना इस बात का। अगर आपको नहीं याद होंगे तो होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। समझ आया? अब देखो बेल्जियम में हमने क्या कहा था,
बेल्जियम की गवर्नमेंट को हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा था, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सोशल ग्रुप्स थे, जितने भी एथनिक कम्युनिटीज थी, सभी को हमने क्या किया था, पावर शेयरिंग इक्वली दे दिया था। और इट इज एन गुड एग्जाम्पल ऑफ अरेंजमेंट। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जहाँ पे कुछ लीगल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, जहाँ पे कुछ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनली अरेंजमेंट्स किए जाते हैं कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, हम जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। अब देखिए अमंग द डिफरेंट पावर शेयरिंग, तो कुछ कंट्रीज ने क्या किया है, लीगल प्रोविजंस किए हैं। लीगल प्रोविजंस वो कैसे प्रोविजंस है कि हमने क्या किया है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड फॉर वुमेन we have maintained the sum of the रिजर्वेशन सिस्टम। हमने क्या किया, कुछ कंट्रीज में कुछ रिजर्वेशन सिस्टम्स को अडॉप्ट किया है। और वो रिजर्वेशन सिस्टम क्या, हमारे पार्लियामेंट में, हमारे एजुकेशन में, हमारी जॉब्स में, हमारे स्टेट असेंबलीज में, हर जगह हमने ये रिजर्वेशन सिस्टम कर रखा है। क्यों, ताकि हम फीमेल्स का वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन सबको हम इक्वल रिप्रेजेंट कर सकें। अगर हम इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टाइप का अरेंजमेंट हम करते हैं, इट मीन्स वी आर विलिंग टू गिव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वी आर विलिंग टू गिव द स्पेस फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द वुमेन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। समझ आए? तो हम डिफरेंट सोशल ग्रुप को, डाइवर्स सोशल ग्रुप को हम क्या दे रहे हैं, एक रिजर्वेशन सिस्टम दे रहे हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। अदरवाइज ये क्या होगा, ये ग्रुप्स क्या होंगे, ये श्रीलंका की तरह अलाइनेटेड फील होगा कि हम वीकर हैं, हम कमजोर हैं, तो हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। इंडिया में हमने स्पेशली उसके लिए रिजर्वेशन सिस्टम भी प्रोवाइड किया है। तो ये मेथड आपका एक ऐसा मेथड माना जाता है, दिस मेथड इज द फेयर मेथड फॉर द giving of power sharing to the weaker sections of society or minority sections of society, minority communities of society। आपका चौथा पॉइंट है कौन सा, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। फोर्थ पॉइंट क्या, डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद कौन सा, प्रेशर ग्रुप्स। अब आप कहोगे प्रेशर ग्रुप क्या है, तो अभी प्रेशर ग्रुप बता दूंगा मैं। प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये इनके बीच में भी पावर शेयर्स होते हैं। अब इनके बीच में गवर्नमेंट कैसे पावर शेयर्स होते हैं, आप जानते हो कि इन अ डेमोक्रेसी ऑल द सिटीजन्स हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हैव राइट टू चूज एनी ऑफ द थिंग्स दोज हु वांट। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपकी जो डेमोक्रेसी है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब में क्या है, कंपटीशन है। और सब में एक होड़ मची रहती है, सब में एक कंपटीशन होता है कि मेरी पार्टी जीत जाए। ऐसा ही होता है। चाइना में क्या है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ चाइना का। ऐसा नहीं कि चाइना में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, चाइना में भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है कि चाइना में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती है तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी, एंड दिस कम्युनिस्ट पार्टी इज ऑल्सो इन द गवर्नमेंट। तो यही कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट में भी है और उसी से ही आपको परमिशन लेनी है। इसका मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी जिसे अलाउ करेगी वही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो वो अपने जानने वालों को, अपने करीबियों को तो ही अलाउ करेगी, जो उसके विपक्षी होंगे या अपोज में होंगे उसे अलाउ ही नहीं करेगी। बट इन इंडिया इफ एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी want to contest election, then they have no need to take the permission from the government, and government cannot ban, cannot restrict। क्लियर? तो गवर्नमेंट उन्हें बैन भी नहीं कर सकती, रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में डर ये रहता है कि मे बी पावर कैन गो फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। तो हर किसी को इस बात का डर होता है कि अगर मैं ठीक से काम नहीं करूंगा तो मेरी पावर चली जाएंगी किसी और के पास।
तो जब वो किसी और के पास पावर्स चली जाएंगे तो ऑब्वियसली आप तो गवर्नमेंट में ही नहीं रहोगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, गवर्नमेंट हमेशा एक बेटर काम करने की कोशिश करती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पावर्स चली जाए। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज और दोनों में से किसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनती, तो उसके बाद क्या होता है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं नॉर्मली आप देखते हो जिसे आप मेजॉरिटी नहीं होती है तो दो पॉलिटिकल पार्टीज या तीन पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं और गवर्नमेंट बनाने के बाद उनका काम चल रहा होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वो जो गवर्नमेंट का पावर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में वो डिवाइडेड है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइडेड है। अब कोalition गवर्नमेंट अगर आप बना रहे हो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की मिलकर बना रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये कोalition गवर्नमेंट अकेले जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे चाहे वैसे काम नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट के काम होते हैं, जो भी गवर्नमेंट की कमिटीज होती हैं, गवर्नमेंट की कमिटीज या गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्या किया जाता है, क्या करते हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स जो पॉलिटिक्स में नहीं होते, जैसे बिजनेसमैन्स का ग्रुप हो गया, कोई किसान यूनियन हो गई, या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर आप देख लो रेलवे की यूनियन हो गई। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते हैं, जैसे आपको एक और एग्जांपल दे दूं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, वो भी पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा वर्क करती है जो इन ग्रुप्स के अगेंस्ट हो, या जो जैसे पब्लिक का जिसमें नुकसान हो, तो ये ग्रुप्स क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस देते हैं, ऐसा प्रेशर देते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज या अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ता है, और इन्हीं ग्रुप्स को हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। तो इनकी प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना डिसीजन चेंज किया। इट मीन्स दे हैव अथॉरिटी to interfere into the works of government. It means government cannot be autocratic. It means the powers of government is shared among these pressure groups. और दूसरा क्या है, मोमेंट्स। गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करती है, ऐसा काम, बहुत काम जो कि पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी मोमेंट्स होती हैं, मोमेंट्स की जाती हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपनी पॉलिसीज को से पीछे हटना पड़ता है। समझ आए, जैसे आपने चिपको मोमेंट पढ़ा होगा, उत्तराखंड से स्टार्ट हुई, उसके बाद नर्मदा बचाओ मोमेंट पढ़ा होगा। तो ये सारी मोमेंट्स ऐसी हैं जिसने गवर्नमेंट को अपने डिसीजन को खत्म करने पे मजबूर किया है। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं, ऑन दिस बेसिस वी कैन से द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये आपका जो एक चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर आपका पावर शेयरिंग यहाँ पे खत्म होता है। अब आप क्या करेंगे, इसके कीवर्ड्स को अपनी कॉपीज पे एक जगह नोट करेंगे। नोट करने के बाद इसकी आप जो एक्सरसाइज आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे बिना किसी नेट का यूज किए हुए। आप सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैजुअली पूरे चैप्टर को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करना होगा, आपको पढ़ना होगा। और जब तक आप ये चैप्टर पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको 8 या 10 क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिए जाएंगे जो आपको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना होगा। फिर आगे क्या करना होगा वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में या नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियोज़ बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।